नचदा कौन नी नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा धरती चन्न सितारे नचदे सारे भगत प्यारे नचदे राधा नची मीरा नची सारा आलम तकदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा कृष्णा तेरी मुरली दे भला कौन नचदा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे यारों, क्या हाल चाल है भाई। कृष्णा तेरी मुरली ते बड़ा कौन नी नचदा वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। बढ़िया हो, बढ़िया हो। गुड मॉर्निंग तन्वी, गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग नाज, गुड मॉर्निंग यश, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग आलोक, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। चलो जी आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से जी। नीरेगा नीरे सा
चलो जी, गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग रामदेव, गुड मॉर्निंग आलोक, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। के हाल चाल? बढ़िया, मस्त मौज बहार। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए जी। आ जाओ फटाफट से, आज हमें ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेना है जी, ठीक है ना। आज हमें चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेना है। और हम जो चैप्टर कर रहे थे वो चैप्टर हम कर रहे थे सीओसी वाला, और ये चैप्टर के नोट्स आपको मैंने भेज दिए थे। इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे बैलेंस बचे हैं जिसको आज हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे, और देन उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ना फिर हमारा एक चैप्टर बैलेंस बचेगा रिजोल्यूशन प्लान वाला, उसके बाद फिर हमारा सीआईआरपी खत्म हो जाएगा। सीआईआरपी समझ गए ना? सीआरपी जो है वो सेक्शन 32A तक है। सीआईआरपी जो है वो सेक्शन 32A तक है। 33 से फिर आपका लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक चैप्टर इसके बाद हमारा और आएगा जहां पर हम 32A तक खत्म करेंगे, देन फिर हमारा सीआईआरपी वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग जो होंगी उसकी रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो सीआरपी हमारा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर के बाद, फिर हम लिक्विडेशन की बातें स्टार्ट करेंगे। ये बात ध्यान देना, ठीक है? ठीक है मेरे नालायकों, और बोल दो। चलो आ जाओ फटाफट से एक बार सारे के सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से जी। अब यहां पे आओ। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने यहां तक खत्म कर लिया था, ये रेगुलेशन नंबर 23 तक हमने खत्म कर लिया था कि जो भी हमारी अगर मीटिंग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो कैसे पार्टिसिपेट करोगे, रेगुलेशन 23 में हम खत्म कर चुके थे। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब अगर मैं रेगुलेशन 24 की बात करता हूं ना, अब रेगुलेशन 24 के अंदर बात हो रही है कि मीटिंग कंडक्ट कैसे हो रही है जी। अब मीटिंग कंडक्ट कैसे हो रही है, अब एक बार चेक करो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं रेगुलेशन 24 ऑफ द CIRP स्टेट दैट इज चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। अब मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। भाई जो हमारी कंपनी का रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया है वही इस कंपनी का इस मीटिंग का चेयरपर्सन होगा। अटेंडेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। अब ये बात कहना चाह रहे हैं जब मीटिंग शुरू होगी तो वो सबके अटेंडेंस, याद है बचपन में स्कूल के अंदर तुम्हारी अटेंडेंस लेते थे? हाँ जी, प्राची यस मैम, तन्वी यस मैम, विद्या यस मैम, फिर उसमें से वैष्णवी यस मैम, प्राची प्रेजेंट मैम, फिर ऐसे आलोक यस मैम। इस तरह से आप अटेंडेंस देते थे ना। ऐसे यहां पर जब सीओसी की मीटिंग होगी ना, तो सीओसी की मीटिंग में आरपी भी अटेंडेंस लेगा कि कौन कौन आया है, कौन कौन किसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है, ये सारी बातें भी वो बताएगा ना। ताकि अब मान लो आलोक, जैसे आता है ना प्रोक्सी होती थी कई बार, ऐसे मान लो आलोक स्कूल में नहीं आया तो आलोक की अटेंडेंस जो है वो किसी दूसरे राहुल ने लगा दी। अब आया आलोक है नहीं, कई बार ऐसा बचपन में स्कूल में होता था, मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता था नहीं होता था। फिर राहुल कहता था, उधर से नाम आया आलोक का, प्रेजेंट मैम, अब नीचे मुंह करके प्रेजेंट मैम, अब प्रेजेंट मैम ऐसे करते थे, ठीक है ना। अब मान लो कौन प्रोक्सी है तो बताना तो पड़ेगा ना कौन प्रोक्सी है, वही सेम बात यहां पर है। अब वो कह रहे हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग द resolution professional shall take a roll call when every participant attending through video conferencing or other audio visual means shall state for the record the following। पहला उसका नाम, हाँ जी कौन है भाई, उसका नाम। उसके बाद whether he is attending in the capacity of member of the committee or any other participant, ठीक है जी। उसके बाद whether he is representing a member or group of member, ये बताना पड़ेगा। द लोकेशन फ्रॉम वेयर ही इज पार्टिसिपेटिंग, हाँ भाई तुम कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हो ये बताना पड़ेगा। दैट ही हैज रिसीव द एजेंडा, क्या उसको एजेंडा मिल चुका है। एंड ऑल द रेलिवेंट मटेरियल फॉर द मीटिंग, क्या वो तुम्हारे पास आ चुका है। एंड that no one can other than him is attending or has access to proceeding of the meeting at the location of that person। obvious सी बात है यार, जैसे तुम्हारे CSET के एग्जाम नहीं हुए, अब CSET के एग्जाम तुम घर बैठ के देते हो तो ICSI की गाइडलाइंस क्या होती है, और कोई रूम में नहीं होना चाहिए, कैमरा ओपन करो, हम तुम्हारा एग्जाम कैंसिल कर देंगे। बट फिर भी सारे बच्चे नकल मार लेते हैं ना, है नकल तो मार लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, कई सेंटर मतलब ऐसे होते हैं जो बच्चों को बुला लेते हैं, आ जाओ इस सेंटर पे आके यहीं पे तुम्हें एग्जाम देना। जैसे होता है जोली LLB 2 में अक्षय कुमार करता है, हाँ जी पहले का आंसर ए लिख लो सारे बच्चे, पहले का आंसर ए लिख लो सारे बच्चे, दूसरे का आंसर बी लिख लो सारे बच्चे, दूसरे का आंसर बी लिख लो सारे बच्चे। अब सोच के बोलो, कहने की बात है कि भैया और कोई रूम में ना हो। अब कई बार मेरी वाइफ की मीटिंग चल रही होती है, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही होती है, मेरी वाइफ दरवाजा लॉक करके बैठती है, मैं अंदर घुस जाता हूँ।
अब अंदर घुस के साइड में कई बार खड़ा रहता हूं, तो मुझे अब उनको पता लग रहा है कि साइड में कौन घुस रहा है। पूरे कमरे में कैमरे थोड़ा, ऑब्वियस सी बात है, सामने मेरी वाइफ के सामने तो कैमरा होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। फिर यहां पे कह रहे हैं कंफर्मेशन ऑफ कोरम। अब कोरम की कंफर्मेशन आफ्टर द रोल कॉल, मतलब आपने जब ये सारी बातें लिख ली, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट ऑफ द नेम ऑफ ऑल पर्सन हु आर प्रेजेंट फॉर द मीटिंग एंड कंफर्म द रिक्वायर्ड कोरम इज कंप्लीट। भाई कोरम कंप्लीट है, चलो आगे बढ़ो। कोरम थ्रू आउट द मीटिंग, पूरी मीटिंग में कोरम रहना चाहिए, पूरी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट रहना चाहिए। बीच में कोई भगोड़ा नहीं होना चाहिए। कई बीच में कई लोग भाग जाते हैं ना, ऐसा करते हैं, देख यार शाम को ना घूमने का प्लान है, भाई मेरी मीटिंग है, अरे अच्छा चल ऐसा करेंगे एक बार हम मीटिंग ओपन करके छोड़ दूंगा। ऐसा कई बार होता, कई लोग करते हैं ऐसा, ओपन करके छोड़ दूंगा तो मीटिंग चलती रहेगी। तो भैया सामने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया उस पर्सन से, वो अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कोरम पूरी मीटिंग में प्रेजेंट रहना चाहिए। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल इंश्योर, या इंश्योर करेगा दैट द रिक्वायर्ड कोरम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। उसके बाद restricted access to the meeting from the commencement of meeting till its conclusion. No person other than participant of any other person whose presence is required by the resolution professional shall be allowed access to the place where meeting is held or the video conferencing or other audio visual means without the permission of resolution professional. अब तुम्हारे पास मीटिंग का लिंक आया, तुमने मीटिंग का लिंक मेरे को भेज दिया कि सर आप भी मीटिंग अटेंड कर लेना, चेक करना सीओसी की डिस्कशन क्या होती है। अबे ऐसे नहीं कर सकते, तुम मीटिंग का लिंक शेयर नहीं कर सकते। कहां तुम्हारी मीटिंग हो रही है, कैसे तुम्हारी मीटिंग हो रही है, क्या यूजर आईडी पासवर्ड है, ये आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो वही बात यहां पे रेगुलेशन नंबर 24 के अंदर लिखी है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक रेगुलेशन है। देखो मतलब ये रेगुलेशन है बिल्कुल बेसिक बेसिक, बट एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं क्योंकि बच्चा स्किप करके जाता है। और आपको मैंने पहले दिन ही रिवीजन में कहा था कि मैं मॉड्यूल में से कोशिश करूंगा कुछ भी ना छुड़वाऊं, क्योंकि इंस्टीट्यूट की नजरें उल्लू की तरह मॉड्यूल के ऊपर होती हैं, प्रोफेशनल लेवल पे खास तौर पे। तो तुम्हारे मन में ये ना है यार एक पेज रह गया या एक पैराग्राफ रह गया, ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो अब अगला आ रहा है वोटिंग बाय कमेटी। अब कमेटी वोट कैसे करेगी जी? अब कमेटी वोट कैसे करेगी? तो व्हाट इज वोटिंग शेयर? पहली बात तो वोटिंग शेयर का मतलब क्या? ऑब्वियस सी बात है, जितना मेरा डेट है डिवाइड बाय टोटल डेट है उससे मेरा वोटिंग शेयर निकल के आ जाएगा। भाई अगर मान लो एक कंपनी के 100 लाख रुपए हैं, मैंने उस बंदे को 20 लाख रुपए दे रखे हैं, तो 20% का वोटिंग शेयर मेरा है ना। तो सिंपल सी बात, सिंपल कैलकुलेशन है। कह रहा है वोटिंग शेयर का मतलब है एवरी फाइनेंशियल क्रेडिटर इज द कमेटी ऑफ क्रेडिटर हैज ए वोटिंग शेयर, दैट इज हाउ मच वेट हिज वोट कैरी इन सीओसी डिसीजन। It depend how much financial debt the corporate debtor owe that creditor। जैसे वही फॉर्मूला देखो क्या है, वोटिंग शेयर कैसे निकालेंगे? डेट ओ टू ए क्रेडिटर, मान लो 20 लाख डिवाइड बाय टोटल फाइनेंशियल डेट ऑफ ऑल क्रेडिटर डिवाइड बाय 100, तो कितने परसेंट हो गया? 20% हो गया। अब यहां पे देखो जी, इफ ए कंपनी हो एसबीआई 60 करोड़, एचडीएफसी 30 करोड़, एक्सिस 10 करोड़, टोटल 100 करोड़, तो ये वोटिंग शेयर निकल के आ गया। बताओ क्या बच्चों वाली बातें। सो एसबीआई वोट विल कैरी द मोस्ट वेट ड्यूरिंग सीओसी विनिंग लाइक अप्रूविंग रेजोल्यूशन प्लान, रिप्लेसिंग आरपी एटसेट्रा, क्योंकि वो 60% की वोटिंग पावर लेके चल रहे हैं। हु डिसाइड वोटिंग शेयर? कौन डिसाइड करेगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डिटरमाइन द वोटिंग शेयर बेस्ड ऑन वेरीफाइड क्लेम। यहां पे ध्यान देना, वेरीफाइड क्लेम, जो तुम क्लेम कर रहे हो कि मेरे क्लेम इतने हैं उसके बेस पे नहीं, जो क्लेम आरपी ने वेरीफाई किया उसके बेस पे। ये बात तो हमने आई थिंक कल भी करी थी, जो एक जजमेंट नहीं आई थी, उस जजमेंट के अंदर लिखा तो था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर खुद कितना बोल रहा है मैटर ये नहीं करता, ऑपरेशनल क्रेडिटर का क्लेम कितना वेरीफाई किया गया है मैटर उसके बेस पे होगा जी। तो वही सेम बात है कि जो क्लेम वेरीफाई होगा उसके बेस पे काम होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। आगे देखो जी, सो वंस क्लेम आर वेरीफाई आरपी फाइनलाइज हाउ मच परसेंटेज वोट क्रेडिटर, कितने परसेंटेज वोट होगा उसके बेस पर हम यहां पे डिसाइड कर लेंगे। आगे देखो जी, अब मान लो कंसोर्टियम और जॉइंट लोन है। अगर मान लो कंसोर्टियम बोरोइंग है, उस केस में क्या करेंगे जी? ठीक है ना, कंसोर्टियम बोरोइंग में क्या करेंगे? व्हेन मल्टीपल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिव ए जॉइंट लोन, दैट इज कंसोर्टियम लोन, टू द कॉर्पोरेट डेटर, देन ईच बैंक बिकम ए सेपरेट सीओसी मेंबर, बट वोटिंग शेयर इज बेस्ड ऑन हाउ मच लोन द स्पेसिफिक बैंक गिव। जैसे मान लो एसबीआई का 50 है, इसका 30 है, इसका 20 है, तो टोटल 100 करोड़ रुपए का लोन हो गया, तो 50 30 20। इवन दो इट्स वन लोन एग्रीमेंट, वोटिंग शेयर जो है वो इंडिविजुअल। ये तो यार, ये तो एक बात बताओ, ये तुम्हें लग रहा है पहले भी हमने पढ़ा था। जब कंसोर्टियम बोरोइंग वाला केस होता है तो कंसोर्टियम बोरोइंग वाले केस में 4 ऑप्शन नहीं मिलते थे कि या तो वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लें,
या वो खुद चले जाएं, ठीक है, या वो अपना कोई आईपी अपॉइंट कर लें, या दोनों बैंक मिलकर भी वोटिंग कर सकते हैं, 2 या 3 बैंक मिलकर भी वोटिंग कर सकते हैं। ये कंसोर्टियम बोलेंगे। अबे नालायकों, मेरे ख्याल से सेक्शन नंबर 21(6) है, सेक्शन नंबर 21(6) है, तो वहां पर भी तो ये था ही कि वोटिंग जो है वो इंडिविजुअल काउंट करेंगे, चाहे लोन आपने एक साथ दिया है। उसके बाद एक बार सेम पर्सन, अब अगर मान लो कोई सेम पर्सन फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, ये बात भी एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था। अब ये बच्चे ने एक डाउट पूछा, सर सेम ऑपरेशनल भी है फाइनेंशियल भी है, तो उस केस में क्या करेंगे? आपको मैंने बताया था जितने के लिए वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उतने का वोटिंग परसेंटेज को मिलेगा, ऑपरेशनल लोन को यहां से बाहर निकालेंगे। If a person is both financial creditor or operational creditor, then both part are treated separately. Financial debt portion that is counted as financial creditor has voting right based on the amount. Counted as operational creditor has no voting right, can attend meeting only. सिर्फ मीटिंग अटेंड कर सकता है, उसको वोटिंग करने का अधिकार ऑपरेशनल डेट के बेस पे नहीं मिलेगा। सिंपल बातें। मिस्टर ए ने 10 करोड़ का लोन दिया, ऑल्सो सप्लाई गुड्स 2 करोड़ रुपए, तो भैया 10 करोड़ का पार्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर, 2 करोड़ का ऑपरेशनल क्रेडिटर, इसको हम यहां पे इग्नोर करेंगे, इसको यहां पे वोटिंग में लेके चलेंगे। क्या बेसिक बातें, बट कई बार पेपर के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनता है तो हमें दिक्कत आती है। ये बात ध्यान देना सर, क्योंकि इसको लाइटली मत लेना। मैं सही बता रहा हूं सर, पेपर में तुम्हारे हाथ चलने बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, तो चुप करके जो मैं करवा रहा हूं उसकी रिवीजन डेली बेस पे करते रहो। जब तुम पेपर से बाहर आओगे उस दिन मेरे को पक्का थैंक यू बोलोगे, इतना तो मुझे पता है, प्रोवाइडेड आपने सारी रिवीजन बहुत बढ़िया से देखी हो। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब आओ जी, असाइनमेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट टू फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब एक बात बताओ, एक ऑपरेशनल डेट को फाइनेंशियल क्रेडिटर को असाइन किया, तो ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस की थी। ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर ऑपरेशनल डेट को फाइनेंशियल क्रेडिटर को साइन किया तो उस पॉइंट के लिए ये फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर माना जाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं माना जाएगा। याद है पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि चाहे वो है फाइनेंशियल क्रेडिटर बट डेट तो वो ऑपरेशनल है, तो अगर वो डेट ऑपरेशनल है उतने हिस्से के लिए वो ऑपरेशनल क्रेडिटर ही बनेगा, उसको वोटिंग राइट उतने परसेंटेज पे नहीं मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो। देखो वही बात आ रही है, if an operational creditor sell or transfer his operational debt to a financial creditor, then financial creditor to the extent of assigned amount will be treated as operational creditor only, not financial creditor। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। XYZ supplier, ठीक है जी, OC operational creditor transfer 1 crore receivable from ABC to SBI, SBI will treat it operational creditor for 1 crore because original nature of debt जो है वो operational है, वो financial नहीं है। बस ये पर ध्यान दो, क्लियर है। उसके बाद देखो, राइट टू अटेंड बट नॉट वोट। अब किन किन को अटेंड करने का राइट है बट वोट करने का राइट नहीं है, ये बात तुम्हें पता ही है यार। बताओ कौन कौन से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, पार्टनर्स हो गया, इनको अटेंड करने का राइट है, वोट करने का राइट नहीं है। फिर और बताओ। और ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया, उनको अटेंड करने का राइट है, वोट करने का राइट नहीं है। फिर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो होंगे रिलेटेड पार्टी होंगे, अगेन वही बात यहां पे निकल के आ रही है, उनको अटेंड वो कर सकते हैं बट वोट करने का राइट उनको नहीं है, क्योंकि वो सारी रिलेटेड पार्टी है जी। देखो यहां पे क्या लिखा है जी, सर आपने कहा था प्रोविजन फैक्ट एंड कंक्लूजन करके लिखना है। हाँ तो तन्वी, गाइडलाइंस के आंसर, गाइडलाइंस का मतलब क्या है? गाइडलाइंस का मतलब शेल नहीं है, गाइडलाइंस का मतलब में है कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। आपको किसी जिसने प्रोफेशनल के एग्जाम दिए हैं, आप उसकी एक बार कॉपी चेक करना, या उसकी कॉपी एक बार मैं यूट्यूब पे प्रेजेंट कर दूंगा, जिसके भी आईबीसी के अच्छे नंबर हैं, तो आप चेक करना, पैटर्न वही है सेम। अब आप अगर चेक करोगे आईसीएस है तो ऊपर लिखता भी नहीं प्रोविजन, ना लिखता फैक्ट, ना लिखता कंक्लूजन, ठीक है। बट हमें तो प्रेजेंटेशन अपने अकॉर्डिंग करके आनी है ना, उन्होंने तो सीधा पैराग्राफ फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। तो वो तो उनकी लैंग्वेज तो हम समझ सकते हैं, हमारी लैंग्वेज है वो समझ सके, हमें वैसा लिख के आना चाहिए। लिक्विडेशन वाला कब से होगा? जब ये खत्म हो जाएगा जी, पहले ये खत्म कर लो। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो यहाँ पर कौन वोट नहीं कर सकता। पहली बात तो यहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर या डायरेक्टर या पार्टनर, इनको यहाँ से बाहर निकाल रखा है। दूसरा, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी है तो भी वो यहाँ से बाहर है, उनको वोट करने का राइट यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट ये पॉइंट हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि अगर वो रिलेटेड पार्टी बने कन्वर्जन की वजह से, याद है, अगर वो रिलेटेड पार्टी बने कन्वर्जन की वजह से, अगर वो रिलेटेड पार्टी बने कन्वर्जन की वजह से, ये पीडीएफ डाल दूंगा, टेंशन मत लो मेरे बच्चे, पहले पढ़ तो लो,
ठीक है, अगर वो रिलेटेड पार्टी बने, कन्वर्जन याद है, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, ठीक है, अगर वो उस वजह से रिलेटेड पार्टी बनी है तो उसको हम एक्सेप्शन में कवर करते हैं, मतलब वो सीओसी का पार्ट बन सकते हैं। देखो वही बात यहां पे लिखी है, इफ सच ए रिलेटेड पार्टी फाइनेंशियल क्रेडिटर इज रिलेटेड ओनली बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी और सम टेक्निकल रीजन एंड इट इज रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर देन ही कैन पार्टिसिपेट एंड वोट। उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई नया पॉइंट पढ़ने को नहीं मिल रहा। उसके बाद एक और नॉर्मल वोटिंग बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग कैसे करेंगे। यहां से भी एग्जाम में तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैसे वोटिंग करेंगे। तो उसने बोला व्हेन वन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट सेवरल फाइनेंशियल क्रेडिटर, फॉर एग्जांपल ए बैंक, बॉन्ड होल्डर और डिवेंचर होल्डर, देन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव must vote exactly as per the individual instruction he get from each creditor. Each creditor's instruction is linked to his own voting share based on the amount owed. If any creditor does not send instruction by email or written form, then heir must abstain from voting on behalf of that creditor. He cannot assume or guess the vote. Obvious सी बात है जी यार, तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है, मतलब बेसिक बातें, इसके अंदर कोई खास मुश्किल बातें नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं उसके बेस पे ही वोट करूंगा ना, और उतना ही तो वोट करूंगा जितना उसका वोटिंग शेयर है। अब वोटिंग शेयर 10% है तो वोटिंग 10% के बेस पे होगी, मैं 20% के बेस पे वोटिंग कैसे कर लूंगा? और अगर उसने मुझे वोटिंग करने के बारे में कुछ बताया ही नहीं है तो मैं वोटिंग कैसे कर लूंगा? तो वही बात लिखी है कि जो वो बोलेंगे उसके बेस पे आपने वोट करना है और उतना ही वोट करना है जितना उनका वोटिंग शेयर है, और अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया आप वोटिंग नहीं करोगे, आप उसमें साइलेंट रहोगे, उस केस में आपको वोटिंग नहीं करनी, क्योंकि आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो उसने आपको बताया नहीं है कि वोटिंग कैसे करनी है। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद स्पेशल रूल फॉर क्लास ऑफ क्रेडिटर। अब क्लास ऑफ क्रेडिटर में स्पेशल रूल है। क्लास ऑफ क्रेडिटर याद है वो होम बायर वाला, होम बायर वाले केस में, तो आफ्टर 2019 द कोड रिकॉग्नाइज, ठीक है जी, दैट क्लास ऑफ क्रेडिटर लाइक होम बायर, डिपॉजिट होल्डर एटसेट्रा वर थाउजेंड्स इन नंबर एंड मोस्ट डिड नॉट वोट, मेकिंग सीओसी डिसीजन डेट लुक। अब होता क्या था क्लास ऑफ क्रेडिटर में, अब देखो वहां तो हर क्रेडिटर ने अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लिया, रिप्रेजेंटेटिव उनके बेस पे वोट कर देगा। अब जहां पर थाउजेंड्स ऑफ क्रेडिटर है, फॉर एग्जांपल होम बायर्स हैं, उसमें से कई होम बायर्स ने वोट ही नहीं किया, कई होम बायर्स कह रहे हैं वोट करना है, तो ये तो डेडलॉक हो गया ना, सीओसी में फिर कुछ डिसाइड ही नहीं होगा। तो फिर यहां पे हुआ, लॉ में चेंज हुआ, एआर of such class that is appointed under 21(6)(a) does not follow each person's separate instruction। लो जी, क्लेश ही खत्म जी, क्लेश ही खत्म, क्लेश ही खत्म। यहां पे ईच पर्सन की बात नहीं हो रही जी, यहां पे ईच पर्सन की बात नहीं हो रही। 21(6)(a) और 21(6)(a) में दो क्लोज हैं, एक तो क्लोज नंबर ए और एक क्लोज नंबर बी, दोनों किसकी बात कर रहा है? कह रहा है इंस्टेड ही वोट एज पर द मेजोरिटी डिसीजन विद इन दैट क्लास। रूल क्या है? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल कास्ट हिज वोट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल क्रेडिटर इन दैट क्लास अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टेकन बाय मोर देन 50% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ दोज हु एक्चुअली वोटेड। जिसने वोट की है उसमें मेजोरिटी क्या कहना चाह रही है उसके वजह से वोट होगा, बात खत्म। मैं दोबारा बोलूं, यहां से केस स्टडी बन सकती है भाई, हेलो ओए हेलो, यहां से केस स्टडी बन सकती है, यह बात ध्यान देना चाहिए। जिसने वोट किया है उसमें मेजोरिटी क्या कह रही है उसके बेस पे काम हो जाएगा। जैसे मान लो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव 100 होम बायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल वोटिंग शेयर 100% है, ओनली 60% ऑफ देम रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट 60% वोटिंग शेयर, 40% वोट ही नहीं कर रहा। अब 40% यस है, 20% नो है, तो मेजोरिटी ऑफ दोज हु वोटेड 40% यस आउट ऑफ 60%, दैट इज मोर देन 50% ऑफ वोट कास्ट, एआर विल वोट यस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 100% ऑफ दैट क्लास। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भैया जहां भाई जिन्होंने वोट किया, ठीक है, उसमें से मेजोरिटी कहां जा रही है, तो जो उनका डिसीजन होगा वो सबका डिसीजन मान लिया जाएगा, वो ये बात कहना चाह रही है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो ये क्लास ऑफ क्रेडिटर वाले केस में बात कर रहा है। क्लास ऑफ क्रेडिटर वाले केस में क्या होगा? उसके बाद जी एक्सेप्शन इन केस ऑफ विड्रॉल अंडर सेक्शन 12A। याद है 12A के अंदर भी हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है सीओसी की जब एप्लीकेशन विड्रॉ करनी होती है। तो इफ सीओसी इज वोटिंग ऑन विड्रॉल ऑन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग 12A, then AR must again follow section 25A(3).
individual instruction of each creditor, not 50% majority rule, because withdrawal directly affect everyone right separately. obvious सी बात है, मतलब सिंपल सी बात, रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया जो तुम ये प्रोसीजर लगा रहे हो, कौन से वाला, मेजोरिटी वाला, वो कब लगाना है? वो सिर्फ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में लगाना है। वो सिर्फ कब लगाना है? क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में लगाना है। अगर तुम 21(6)(a) में फॉल करते हो तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल करना, नहीं तो सेपरेट बेस पे ही काम करके चलना है। नहीं तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सेपरेट बेस पे काम करके चलेगा। अगर 21(6)(a) की बात होती है, उस केस में जिन्होंने वोट किया उसमें से मेजोरिटी कहां जा रही है, उसके बेस पे वो काम करेगा। यहां पर ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जी। अब यहाँ पे आ जाओ सेक्शन 28। अब ये सेक्शन 28 क्या, पहले सुनो। सेक्शन 28 में कुछ ऐसे मुद्दे लिखे हैं जिन काम को करने से पहले सीओसी के अप्रूवल चाहिए। ये काम बिना सीओसी के अप्रूवल के हो ही नहीं सकते। इनके बिना आप कोई भी काम करोगे, सीओसी के अप्रूवल वहां पर भी चाहिए होती है, बट इन काम पे तो सीओसी के अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। और कितने % के अप्रूवल चाहिए वो भी यहां पे लिखा होगा। तो सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 में कुछ ऐसे मैटर लिखे हैं जिन कामों से पहले सीओसी के अप्रूवल चाहिए, नहीं तो वो काम सही नहीं होंगे। उसको हम वॉइड बोलेंगे, उसको हम गलत बोलेंगे। अब देखो यहां पे क्या लिखे हैं। सेक्शन 28 एंश्योर दैट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन नॉट टेक इंपॉर्टेंट और हाई इंपैक्ट डिसीजन अलोन। ही मस्ट फर्स्ट सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ सीओसी। प्रायर अप्रूवल ऑफ सीओसी। This maintain check and balance so that RP does not misuse authority during the CIRP. Regulation 25 क्या कहती है जी? When a COC meeting is held, certain action, especially those listed in section 28(1), वही बात आ रही है, must be placed before COC voting. The RP can act only after approval is obtained. Action that need prior approval. The law start with a strong word, notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced. सारे के सारे भाड़ में जाएं जो कहीं भी लिखा है। कुछ भी लिखो हम नहीं मानेंगे। कहीं भी लिखो, कुछ भी लिखो हम नहीं मानेंगे। That means even if some other law allow RP to act freely, this section override it. He cannot perform the following action without prior COC approval. बात खत्म। उसे क्लेश खत्म कर दिया। कह रहा कहीं भी कुछ भी लिखा हो, इन मुद्दों से पहले सीओसी के अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। मैं सबको ओवररूल कर रहा हूं, बस ये बात ध्यान दो जी। अब कौन कौन से मुद्दे हैं जी? आपके ये वाले मुद्दे हैं जी। चेक करो कौन कौन से मैटर हैं। तो पहला, अगर आपको इंटरिम फाइनेंस रेस करना है जी, ठीक है जी, अगर आपको इंटरिम फाइनेंस रेस करना है। फिर क्रिएट एनी, अगर आपको कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ऑब्वियस सी बात है, सीआईआरपी चल रही है, एसेट गिरवी रखनी है, आपको सीओसी की अप्रूवल चाहिए। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर में कोई चेंज आ रहा है, मतलब कोई नए शेयर इशू करने हैं, कोई नए डिवेंचर इशू करने हैं, जिससे कैपिटल स्ट्रक्चर में हेर फेर हो रही है, आपको सीओसी की अप्रूवल चाहिए। रिकॉर्ड एनी चेंज इन द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब कोई ओनर अपने शेयर बेचना चाह रहा है, कोई दूसरा ओनर अपने शेयर लेना चाह रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट कह रही है ओनरशिप की रेशो में चेंज आ रहा है, आपको सीओसी के अप्रूवल के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। गिव इंस्ट्रक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर ए डेबिट ट्रांजैक्शन। आपको कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिटर ने पैसे लेने हैं, तो उसकी इंस्ट्रक्शन के बिना, उसके अप्रूवल के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। अंडरटेक एनी रिलेटेड पार्टी, अगर आपको रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करनी है, सीओसी के अप्रूवल चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड एनी एमओए एओए में कोई चेंज करना है, सीओसी के अप्रूवल चाहिए। फिर डेलीगेट इट्स अथॉरिटी टू एनी अदर पर्सन, तुम अपना काम किसी और को सौंपना चाह रहे हो कुछ टाइम के लिए, तो गवर्नमेंट कह रही सीओसी के अप्रूवल के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। फिर डिस्क्लोज, यहां पे फिर गवर्नमेंट ने बोला डिस्पोज और परमिट द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स और एनी अदर शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू देयर नॉमिनी। कोई शेयर होल्डर अपने शेयर नॉमिनी को देना चाह रहा है, डिस्पोज ऑफ करना चाह रहा है, तो सीओसी के अप्रूवल के बिना वो ये काम नहीं कर सकता। मेक एनी चेंज इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कोई चेंज हो रहा है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई चेंज हो रहा है, मैनेजर चेंज हो रहा है, कंपनी का फॉर एग्जांपल एमडी चेंज हो रहा है, डायरेक्टर चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट में अगर चेंज होगा सीओसी का अप्रूवल चाहिए। ट्रांसफर राइट और फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट अंडर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब आप अपना फाइनेंशियल डेट
ऑपरेशनल डेट, किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को असाइन कर रहे हो, जो नॉर्मल वे में नहीं करते, उस केस में सीओसी की अप्रूवल चाहिए। मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सच पर्सनल एज स्पेसिफाइड बाय कमेटी ऑफ क्रेडिटर। मतलब जिस तरह से एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट होती है, वर्कमैन की अपॉइंटमेंट होती है, उस प्रोसेस को ही चेंज करना चाह रहे हो, सीओसी की अप्रूवल चाहिए। मेक चेंजेस इन अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टैट्यूटरी, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की टर्म्स चेंज कर रहे हो, तुम अपना ऑडिटर रखना चाह रहे हो, अपनी नॉन का ऑडिटर रखना चाह रहे हो, इसलिए तुम्हें टर्म्स चेंज करनी है, उसके लिए सीओसी के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। ये सब काम करने से पहले तुम्हें सीओसी के अप्रूवल चाहिए। सर ये सारे काम याद करने पड़ेंगे, कम से कम 6 से 7 काम तो याद करने पड़ेंगे। आप अगर चेक करोगे टोटल मिला के 13 काम है, 4 काम ये है, 4 काम ये है, 4 काम ये है, 1 काम ये है, तो टोटल मिला के 13 काम है। कम से कम 6 से 7 तो तुम्हें दिमाग में होने चाहिए कि इन कामों के लिए इससे पहले हमें सीओसी की अप्रूवल चाहिए। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन सभी कामों के लिए सीओसी की अप्रूवल चाहिए, बाकी और कामों के लिए भी चाहिए हो सकती है, बट इनके लिए तो प्रायर अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब यहां पे देखना, इफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टेक एनी एक्शन लिस्टेड इन 28(1), ये बात आ रही है यहां पे 28(1), लाइक सेलिंग एसेट, रेजिंग लोन एटसेट्रा, without taking prior approval of committee of creditor, then this action is completely invalid. It is if the action never happen in law। वही बात कह रहे हैं कि अगर आपने बिना परमिशन के कर दिया तो भैया इसको void मानेंगे, ऐसा मानेंगे कभी आपने काम किया ही नहीं था। मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, क्या मेरी बातें समझ में आती हैं आपको? क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? हाँ नहीं, क्या आपको मेरी बातें समझ में आती हैं? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? अब यहाँ पे एग्जांपल देखो जी, आरपी सेल मेजर फैक्ट्री बिल्डिंग विदाउट सीओसी अप्रूवल इवन दो 28(1)(d रिक्वायर अप्रूवल, दिस सेल इज अवॉइड लीगली कैंसल, द बायर कैन नॉट क्लेम ओनरशिप, ट्रांजैक्शन जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद देखो, सीओसी कैन रिपोर्ट आरपी टू आईबीबीआई। अब इफ आरपी नोइंगली एक्ट विदाउट अप्रूवल, द सीओसी कैन रिपोर्ट हिज मिसकंडक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई मेक टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। उसके बाद सस्पेंशन, फाइन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई अगर आरपी मिली भगत करके काम करवा रहे हैं तो आरपी को यहां से निकाल सकते हैं, आरपी का सस्पेंड कर सकते हैं, उनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं। आरपी ट्रांसफर एसेट विदाउट कंसेंट, सीओसी फाइल कंप्लेंट, आईबीबीआई में सस्पेंड हिज लाइसेंस, उसका लाइसेंस भी वो सस्पेंड कर सकता है। अदर एक्शन नीडेड सीओसी अप्रूवल। अब यहां पे लिखा है अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड 13 आइटम, ऊपर 13 आइटम थी ना, listed in 28(1), any other important decision, no day-to-day work can also be placed before COC or discussion and voting, so COC act as a decision making body for all की मैटर। मैंने क्या बोला था कि 21(8) के लिए तो जरूरी है जो तेरा मैटर, और भी मैटर पे उनकी वोटिंग चाहिए हो सकती है। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली तुम्हें देखने में क्या लग रहा है कि सीओसी सुप्रीम है। और आपको एक बात बताऊं, मेरे इस नोट्स के लास्ट के 3 से 4 पेज में आपके मॉड्यूल में अगर आप चेक करोगे 3 से 4 जजमेंट दी हुई हैं, और वो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एक बार नहीं अनगिनत बार आ चुका है। अनगिनत बार आप पास से पेपर चेक कर लेना, अनगिनत बार आ चुका है। क्या? कि कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी, कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी, कि सीओसी को सुप्रीम कोर्ट ने खुली पावर दे रखी है कि जो सीओसी ने बोल दिया वो फाइनल है, मेरा वचन ही है मेरा शासन। आज से आपके महाराज होंगे अमरेंद्र बाहुबली, मेरा वचन ही है मेरा शासन। ये सीओसी है, याद रखो, ये सीओसी है जी, सीओसी है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एनसीएलटी एनसीएलएटी बीच में कोई उंगली नहीं करेगा सीओसी के, और अगर किसी ने उंगली की उसकी उंगली निकाल दी जाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, आपको आगे जाके आप मॉड्यूल में एक बार देखना, पेज पलट के 3-4 जजमेंट आपको दी हुई हैं। और ये पेपर के अंदर अनगिनत बार क्वेश्चन बन चुका है, अनगिनत बार, और एक ही मुद्दे पर कई कई जजमेंट हैं। आपको दिखाऊं, यहां से आप स्टार्ट करने हैं, ये वाला पॉइंट नहीं,
यहां से ये यहां से जजमेंट स्टार्ट होगी जी, यहां से, ठीक है ना, यहां से आपकी जजमेंट स्टार्ट हो चुकी है ये, ठीक है। ये अभी मैंने क्रॉस क्यों कर रखा है, क्योंकि अगले चैप्टर में दोबारा से आएगा ये, ठीक है। देखो कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी, ये कमर्शियल विजडम की बात है। ये जितने केस लो है ना सर, ये जितने केस लो तुम्हें लास्ट में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे केस लो एक ही बात कहने लाग रहे हैं, यो बात कहने लाग रहे हैं कि सीओसी के काम में कोई उंगली नहीं करेगा। और ये जजमेंट हमने पहले भी की थी, याद है वो होम बायर वाला केस, कि अगर वो रेरा में चले गए तो रेरा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी फाइनेंशियल क्रेडिटर रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आईबीसी रेरा को ओवर रूल करता है। ये बात हमने की थी, बल्कि रेरा में जाना तो उनका इस बात का प्रूफ है कि उनका डेट एक्चुअल में बनता था। ये जजमेंट भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे, तो दोबारा से इन्होंने यहां पे दे रखी है, ठीक है ना। तो अब एक बार फटाफट से आते हैं, लो जी। तो यहां पे देखो आगे फिर, अब वोटिंग का प्रोसेस क्या है जी, वोटिंग का प्रोसेस क्या है, तो वो कह रहे हैं वन सीओसी मीट आरपी मस्ट टेक वोट ऑन एवरी एजेंडा आइटम आफ्टर डिस्कशन, वोटिंग कैन हैपन ड्यूरिंग द मीटिंग फिजिकली और आफ्टर द मीटिंग वाया इलेक्ट्रॉनिक मींस। कैसे वोटिंग हो सकती है, आरपी मस्ट अनाउंस रिजल्ट पब्लिकली, जो भी रिजल्ट होगा पब्लिकली अनाउंस करेगा। एट द एंड ऑफ वोट आरपी मस्ट अनाउंस विच आइटम वर अप्रूव और रिजेक्टेड एंड स्टेट द नेम ऑफ मेंबर हु वोटेड अगेंस्ट और अब स्टेट उनका नाम भी लेना पड़ेगा कि कौन अगेंस्ट था और कौन किसने वोटिंग नहीं की है। दिस एंश्योर फुली ट्रांसपेरेंसी, एवरीवन नो हु वोटेड हाउ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ वोटिंग अंडर रेगुलेशन 25। स्टूडेंट शुड रिमेंबर दिस वर्ड केयरफुली। क्या वो कह रहे हैं, इशू क्या है, शुड द 66% मेजोरिटी बी काउंटेड ओनली फ्रॉम मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और फ्रॉम टोटल वोटिंग शेयर ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडिंग एब्सेंट। मतलब ये जो वोटिंग हमें 66% की देखनी है, इसके लिए 66% की वोटिंग चाहिए होती है, तो जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका देखना है, टोटल जो एब्सेंट भी है उसका देखना है। कोर्ट कह रहा है वोटिंग परसेंटेज मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल वोटिंग शेयर ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर, नॉट जस्ट दोट प्रेजेंट। इवन इफ some creditor don't attend or don't vote, their share still count in the total denominator. Therefore 66% must be total COC voting power, not only present and voting, present and voting principle rejected. The law require approval by 66% total financial creditor voting share. ये बात ध्यान देना चाहिए, ये बात ध्यान देना। अब बच्चा कह रहा है सर जो आया ही नहीं वो कैसे वोट करेगा, वो बाद में भी वोट कर सकते हैं। देखो वही बात लिखी है, इवन इफ क्रेडिटर मिस द मीटिंग ही मस्ट गेट ए कॉपी ऑफ द मिनट्स एंड ही कैन कास्ट हिज वोट इलेक्ट्रॉनिकली लेटर। दिस इंश्योर दैट नो मेंबर इज डिप्राइव ऑफ राइट टू वोट। मतलब उसका राइट हम खत्म नहीं करेंगे, बाई चांस वो आना भूल गए तो वो बाद में भी वोटिंग कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंटेज ध्यान देना, परसेंटेज जो हमें निकालनी है वो टोटल वोटिंग की निकालनी है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की नहीं निकालनी, बस ये पर ध्यान दो। Example, ICICI Bank could not attend Monday meeting. RP stand minutes to Tuesday. ICICI vote yes by email by Thursday. This vote is valid and counted. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अप्रूवल ऑफ सर्टेन एक्शन ऑफ COC वट पर 66% 66% की वोटिंग चाहिए, 66% की चाहिए जी। अच्छा जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे ना मेरे, उनको मैंने एक टेबल बनवाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, पूरे CIRP में कहां कहां कितनी परसेंटेज चाहिए, मैंने उनको एक टेबल में लिखवाया था, जो मुझे याद आ रहा है, पता नहीं अब आपने बनाई थी नहीं बनाई थी, तो वो पूरी टेबल मैंने बनाई थी कि कहां कहां पर कितनी वोटिंग चाहिए। तो सेक्शन 28(1) के लिए जो वोटिंग चाहिए वो 66% की वोटिंग चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो जी, मिनट्स एंड वोटिंग आफ्टर COC मीटिंग। कह रहा है वेन एवर द कमेटी ऑफ क्रेडिटर मीट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज टू मेन ड्यूटी, दो मेन ड्यूटीज है। पहला, प्रिपेयर मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड सेंड देम ऑल मेंबर प्लस टेक वोट्स ऑफ दोज हु कुड नॉट वोट इन द मीटिंग। वही सेम बात आ गई कि मिनट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उन लोगों से वोट ले लेना जिन्होंने मीटिंग में वोट नहीं किया। सर मतलब मीटिंग के बाद भी वोटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल 100% कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो री, हु
अब देखो मिनट्स कौन तैयार करेगा, आरपी तैयार करेगा इमीडिएटली आफ्टर एवरी सीओसी मीटिंग। व्हाट द मिनट्स मस्ट कंटेन, अब मिनट्स में क्या क्या होगा, तो कह रहे हैं शॉर्ट रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग डिस्कस एंड डिसाइड इन द मीटिंग, द नेम ऑफ पार्टिसिपेंट एंड हाउ दे अटेंडेड, वेदर इन पर्सन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मींस, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। मीटिंग में कौन कौन आया था, मीटिंग कैसे अटेंड हुई है, वोट कैसे हुआ है, सारी बातें आपको मिनट्स में बतानी है। फिर सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स, अब टू आरपी मस्ट सेंड द मिनट्स टू ऑल, कैसे, सीओसी मेंबर के पास जाएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव दैट इज इनके पास भी जाएगा। टाइम लिमिट क्या है, 48 घंटे मिनट्स, मतलब मीटिंग के 48 घंटे के अंदर ये मिनट्स पहुंच जाने चाहिए, बाय मेल बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस ओनली। वोटिंग आफ्टर मीटिंग, अब ये ध्यान देना जी, जो बच्चा कहता है ना वोटिंग मीटिंग के बाद भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, सब मेंबर में नॉट वोटेड ड्यूरिंग द मीटिंग मे बी एब्सेंट और अनडिसाइडेड, फ्रॉम देम आरपी मस्ट ओपन एन ई वोटिंग विंडो, ई वोटिंग विंडो ओपन होगी व्हेन वोटिंग स्टार्ट आफ्टर सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स, इसके बाद वोटिंग स्टार्ट होगी। मिनिमम टाइम वोटिंग मस्ट रिमेन, 24 घंटे के लिए विंडो खुलेगी जी। मैक्सिमम जो टाइम मिलेगा वो 7 दिन का मिलेगा। कैसे वोट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर सकते हो। और फिर हु डिसाइड वोटिंग ड्यूरेशन, ये कौन डिसाइड करेगा वोटिंग की ड्यूरेशन, ऑब्वियस सी बात है सीओसी इटसेल्फ डिसाइड करेगा। 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे कितने देने हैं वो सीओसी डिसाइड करेगा। बट ये बात कंफर्म है कि मीटिंग के बाद भी वोटिंग कर सकते हो, 7 दिन तक का टाइम टोटल मिल सकता है वोटिंग करने का उन लोगों को जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए या मीटिंग में वोट नहीं कर पाए। अब यहां से भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 100% बन सकता है। उसके बाद देखो फिर अगले पॉइंट पर, एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग विंडो, इफ एनी क्रेडिटर रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम आरपी कैन एक्सटेंड द वोटिंग पीरियड इन स्टेप ऑफ 24 आवर ईच, बट आरपी कैन नॉट एक्सटेंड द विंडो फर्दर वंस रिक्विजिट मेजोरिटी 66% हैज ऑलरेडी बीन अचीव एंड वन एक्सटेंशन हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर 66% की वोटिंग मान लो हो गई है पूरी, तो वो वोटिंग करके लेके भी क्या करेगा भाई, अप्रूवल तो मिल गई ना, क्योंकि टोटल कितना चाहिए 66, वो तो हो ही चुका है। तो अगर 66% टोटल हो चुका है फिर कोई दिक्कत वाली बात थोड़े। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर एग्जांपल, इफ सीओसी वोटिंग स्टार्टेड मंडे 10 AM फॉर 3 days till 10 AM एंड वन बैंक आस्क मोर टाइम, आरपी कैन एक्सटेंड टिल फ्राइडे 10 AM, 24 घंटे ज्यादा, बट 166 अप्रूवल इज रीच प्लस वन एक्सटेंशन गिवन, एक एक्सटेंशन दे चुके हो तो आरपी अब दोबारा से एक्सटेंड नहीं कर सकता, बस ये पर ध्यान दो। तो 66 पहुंच गया, एक एक्सटेंशन पहले मिल चुकी है, तो दोबारा से टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। अब सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा अब ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसको देंगे आगे जी, अब ये मिनट्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसको देंगे, ऑब्वियस सी बात है अपने क्रेडिटर्स को देंगे जी। भाई अगर क्रेडिटर्स ने अटेंड की तो क्रेडिटर्स के बाद डायरेक्टली जाएंगे, अगर रिप्रेजेंटेटिव तो उनको मिलेंगे मिनट्स, फिर वो आगे देंगे। देखो उसने क्या लिखा है, if creditors belong to a class like home buyer, deposit holder, their authorized representative must circulate the minutes to all those creditors, announce when the voting window will open at least 24 hours before it's open, keep the voting window open for minimum 12 hours so that they can give voting instruction। इसका मतलब क्या है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के पास आए, उसके 24 घंटे के बाद एटलीस्ट 24 घंटे पहले वोटिंग विंडो आप उनको बताना पड़ेगा क्रेडिटर्स को, फिर उनको 12 घंटे का टाइम मिलेगा, वोटिंग करने के लिए उस क्रेडिटर को, यह बात ध्यान देना। तो उसने बोला सर्कुलेट द मिनट्स टू ऑल क्रेडिटर्स, अनाउंस व्हेन द वोटिंग विंडो विल ओपन, जब वोटिंग विंडो ओपन होगी उसको अनाउंस करना पड़ेगा एटलीस्ट 24 घंटे बिफोर इट्स ओपन, कि हाँ भाई वोटिंग विंडो ओपन होने वाली है, तुम वोटिंग कर सकते हो। फिर उन क्रेडिटर्स को 12 घंटे का टाइम मिलेगा वोटिंग करने का। सर अगर 66% नहीं हुआ है, एन एक्सटेंशन दे दिया है ऑलरेडी, तो दूसरा एक्सटेंशन मिल सकता है, हाँ उस केस के अंदर मिल सकता है। उसने बोला कब नहीं मिलेगा, 66 हो चुका है एंड एक एक्सटेंशन हो चुकी है। अगर 66 नहीं हुआ, एक एक्सटेंशन दे दी है और एक्सटेंशन मांग रहे हैं, क्योंकि 66 हो सकता है तो आप सेकंड एक्सटेंशन भी दे सकते हो। नया नहीं है बेटे, ये सब रेगुलर बैच में हमने एक्चुअली इसकी नोटिंग नहीं की थी, बट रेगुलेशन के थ्रू हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, नया नहीं है, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है जी, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना जी। ठीक है,
अब आगे यहां पे आ जाओ जी, अब आगे यहां पे आओ। अच्छा अब ये ना यहां पे रेजोल्यूशन, चलो ये ना वैसे रेजोल्यूशन प्लान वाला ना, ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे अगले उसमें। यहां पे लिख देता हूं नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर यही है, रेजोल्यूशन प्लान वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर ये है रेजोल्यूशन प्लान वाला, इस पॉइंट को हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ना रेजोल्यूशन प्लान वाला कि अगर मान लो एक प्लान आया, दो प्लान आए, तीन प्लान आए, तो वो कैसे उसमें से चॉइस करेंगे, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा रेजोल्यूशन प्लान का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉइंट वहां पे आएगा, वोटिंग वाला। अब यहां पे आ जाओ जी, अब यहां पे आओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बात मेरे को बताओ जी, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस भी कर सकते हैं? आई थिंक ये भी तो हमने किया था यार, सेक्शन 27 ने किया, रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी वाला। मतलब मेरे को याद नहीं है, तुम मुझे बताना। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमने 27 किया हुआ है कि आरपी को रिप्लेस भी तो कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट होती है 22 में, 27 में रिप्लेसमेंट होती है, अगर आपको याद आ रहा हो जी। तो ये वही पॉइंट दोबारा से दे दिया। देखो सेक्शन 27, 66% की वोटिंग अगर फेवर में है तो आरपी को हम बदल भी सकते हैं। तो वही सेम पॉइंट यहां पे दे रहे हैं कि आरपी को हम बदल भी सकते हैं। अब यहां पे एक बार आओ, देखो जी, अब यहां पे जजमेंट, यहां पे देखो जी, जजमेंट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है वेदर द सीओसी मस्ट गिव रीजन व्हेन इट डिसाइड टू रिप्लेस द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और आरपी। क्या उसको रीजन देने जरूरी है कि उसने हटाया क्यों इसको? द सीओसी डिसाइडेड टू रिप्लेस द आईआरपी आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग। एनसीएलटी रिजेक्टेड द एप्लीकेशन बिकॉज नो रीजन वॉज मेंशन फॉर रिप्लेसमेंट। उसने कोई रीजन मेंशन नहीं किया था। NCLT जजमेंट पास की COC is not required to record any reason for replacing the RP or IRP. Replacement of RP is purely a commercial decision of the COC based on the confidence and the trust. The NCLT cannot interfere with the COC decision unless it is shown to be preserved or without jurisdiction. सिंपल मीनिंग है, निकल कह रहे सीओसी कैन चेंज द आरपी if it want to, no justification is needed. NCLT cannot question why they change him unless it's illegal or unreasonable. बस ये पर ध्यान दो, यहां से अब स्टार्ट हो गया कोई मुकाम कि भैया सीओसी की कमर्शियल विजडम है। हाँ यस संतोष, यस वो तो व्यूज वाले 24 घंटे की थी। जो व्यूज वाला पॉइंट था ना, व्यूज वाला, वहां 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 पे अगर आप बात करोगे, वहां पे 24 आवर्स के बारे में लिखा हुआ था। सर यही केस लो आया था लास्ट, ये दिसंबर वाले, ले बताओ क्या केस लो था ये, बताओ। मैंने कहा ना, ये तो हर दूसरे टर्न के अंदर बन जाता है, ये हर दूसरे टर्न के अंदर बना होता है सीओसी वाला। आगे देखो जी, आगे एक नया और केस लो है, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस नितिन न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड। न्यूट्रिन प्राइवेट लिमिटेड क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है कैन सीओसी रिप्लेस द आईआरपी इन एनी मीटिंग इवन आफ्टर द फर्स्ट वन एंड मस्ट इट रिकॉर्ड रीजन फॉर डूइंग सो। लो दूसरा केस लो भी आ गया। फैक्ट है इन दिस केस सीओसी रिप्लेस द आईआरपी इन इट्स थर्ड मीटिंग में उसको रिप्लेस कर दिया। एनसीएलटी रिजेक्ट द सीओसी decision because the replacement was not done in the first meeting, no reason were recorded. NCLAT no law requires COC to give reason for replacing IRP. Section 22 and 27 of IBC are silent on this. The relationship between RP and COC is based on the mutual confidence. If that confidence is lost, COC can replace the RP at any time. द अर्लियर 30-day टाइम लिमिट ऑफ IRP वॉज रिमूव। अब वो खत्म हो चुकी है, ऐसा कोई यहां पे नहीं है। नाउ IRP कंटिन्यू अंटिल द RP इज अपॉइंटेड। बिल्कुल सही बात है। सो COC कैन मेक दिस डिसीजन इवन इफ लेटर मीटिंग। रेगुलेशन 17 ऑल्सो अलाउ द IRP टू एक्ट एज RP अंटिल रिप्लेस। ये बात तो हमने की भी थी कि IRP तब तक रहेगा जब तक RP अपॉइंट नहीं होता।
तो अगर मान लो बीच में आरपीएफ पॉइंट हो जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये सीओसी की कमर्शियल विजडम है। सीओसी कैन चेंज आईआरपी इन एनी मीटिंग, नॉट जस्ट फर्स्ट मीटिंग, एंड इट डज नॉट नीड टू गिव रीजन, ओनली ए लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इज इनफ। और बीच में उंगली नहीं करेगा एनसीएलटी, ये बात एनसीएलटी ने बोली है। अब ये सारी कमर्शियल विजडम की बातें आ रही हैं जी, और ये केस लो ऐसे ऐसे हर दूसरे रन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसको हम अगले नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। अब ये देखो वही कमर्शियल विजडम जी, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है कमर्शियल विजडम के ऊपर, पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है। देखो अब वो कह रहा है द कोड प्लेस द सीओसी इन कंट्रोल। वो कहता है कोड जो है वो किस बेस पे बना हुआ है, सीओसी इन कंट्रोल के बेस पे बना हुआ है ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। द कोर्ट हैव सब्सिक्वेंटली sanctified the decision making power of the COC decision with requisite voting share in relation to the resolution plan is, that is in sacrosanct का मतलब कंफर्म, अप्रूवल, अप्रूव्ड हो गया। द अप्रूव्ड प्लान एज स्टैम्प्ड बाय द कोर्ट, मतलब ऐसे कि जैसे कोर्ट ने स्टैंप मार दियो, इज बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द डिसेंटिंग क्रेडिटर्स। द चॉइस ऑफ रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन प्लेस अंडर द एडमिट ऑफ कमर्शियल विजडम ऑफ द सीओसी एंड इज अनचैलेंज। उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते, उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। द कोर्ट हैव retreated the primary of the COC commercial wisdom on several occasions and restrained from interfering with decision or commencing the plan on merit। मतलब सिंपल सी बात है, मना किया गया सीओसी की कमर्शियल विजडम को इंटरफेयर करने के लिए। जो उसने बोल दिया उसका वचन ही है उसका शासन, बस ये पर ध्यान दो। यस तन्वी, यस बिल्कुल जी, रिप्लेसमेंट कभी भी हो सकता है और विदाउट एनी रीजन हो सकता है इन जजमेंट्स के बेस पे। ठीक है, आगे देखो यहां पर जी, अभी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। कमर्शियल विजडम ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इज सुप्रीम एंड नॉन जस्टिफिएबल। ठीक है, दैट इज एनसीएलटी और एनसीएलटी कैन नॉट इंटरफेयर विद सीओसी बिजनेस डिसीजन। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। की पॉइंट्स इन सिंपल वर्ड, decision making power, the IBC give the COC exclusive authority to decide which resolution plan to approve. Court cannot substitute their judgment for COC business wisdom। बस ये पर ध्यान दो। आगे, no judicial interference, NCLT can only check legality of the plan under 32, मतलब लीगल है या नहीं बस वो ये चेक कर सकता है। whether it meets statutory requirement, payment of OC, compliance with law etc. It cannot question why the COC choose a particular plan, ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। COC not a trustee, COC does not act for any one creditor, it take collective business decision that bind all including dissenting creditor, सबके ऊपर बाइंड होगा। NCLAT had tried to modify the resolution plan and substitute its view for COC. The Supreme Court said this was wrong, ये गलत है, ये गलत है, ये राजा हरिश्चंद्र है COC, जो COC ने कह दिया बात खत्म। और इसी से रिलेटेड केस लो ये है के शशिधर का। reinforce that COC commercial decision cannot be appealed, only procedural compliance can be reviewed। बस ये पर ध्यान दो। और ये देखो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दोबारा से इसको रीअफर्म किया गया, ये द्वारा 2018 के अंदर। देखो उसने नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ बिजनेस रीजन नॉट रिक्वायर्ड, ग्राउंड फॉर चैलेंज ओनली, ग्राउंड सिर्फ चैलेंज के लिए वही होगा अगर उसने कुछ इलीगल काम किया। देखो ओनली वायलेशन ऑफ लॉ और प्रोसीजरल, that 32 61(3) can be challenged, not mere business disagreement or different opinion, ये कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सीओसी, सीओसी की अपनी मर्जी है जी, सीओसी की अपनी मर्जी है। सीओसी हैज कंप्लीट फ्रीडम टू अप्रूव एनी रेजोल्यूशन प्लान और रिजेक्ट ऑल। एनसीएलटी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट इट्स व्यू और सीओसी जजमेंट। सीओसी कमर्शियल विजडम इज सुप्रीम, नो नीड टू गिव रीजन, एंड एनसीएलटी कैन नॉट क्वेश्चन देयर बिजनेस। काम ही खत्म हो गया भाई साहब। आगे देखो अगला ये कहने लग रहा है, कह रहा सुप्रीम कोर्ट, फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट फिर आ गया 21 में, रीअफर्म दैट कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी इज फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनसीएलटी और एनसीएलटी एक्सेप्ट वेरीफाई कंप्लायंस। वही कंप्लायंस पूरे होने चाहिए 30 और 31 के बाद खत्म। और सुनो फिर एक मुंह उठा के आगे एक जजमेंट एक और आ गई, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने फिर रीअफर्म किया भाई साहब
कितनी बार केस गया एक ही बात के ऊपर, कह रहा है कमर्शियल विजडम कमिटी ऑफ क्रेडिटर होल्ड पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड मस्ट नॉट बी इंटरफेयर विद एनसीएलटी और एनसीएलटी। द कोर्ट एम्फेसिस फाइनेंशियल क्रेडिटर आर बेस्ट इक्विप्ड टू असेस दैट फिजिबिलिटी एंड वाइबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन प्लान एंश्योरिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। कमाल है यार, ये तो वही बात हो गई जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में हर्षित राणा हो गया। हर्षित राणा के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठेगा भाई, गंभीर का हाथ है, समझ रहे हो? कमाल है यार, बहुत बढ़िया भाई, परफॉर्मेंस भी और अपना पहुंच भी है जी। आगे देखो भाई, अगली जजमेंट भी एक और देख लो, वो भी यही कहने लाग रही है। कह रहा है मित्तल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंटर्ड सीआईआरपी ऑन 10 नवंबर 21। मल्टीपल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इंक्लूडिंग जिंदल स्टेनलेस स्टील एंड श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड पार्टिसिपेटेड इन चैलेंज प्रोसेस, बिडिंग प्रोसेस, मतलब बिड मार रहे हैं कि हमें कंपनी लेनी है। एज पर रूल रिवाइज रेजोल्यूशन प्लान हैड टू बी सबमिटेड बाय 18 जुलाई। जिंदल एंड अदर सबमिटेड ऑन टाइम बट लेटर श्याम सेल ट्राई टू सबमिट ए मॉडिफाइड प्लान आफ्टर द डेडलाइन। उसने डेडलाइन के बाद दिया, उसने डेडलाइन के बाद दिया। उसके बाद देखो फिर इशू क्या है, कैन सीओसी डिसीजन टू एक्सेप्ट ओनली प्लान सबमिटेड विद इन द गिवन डेडलाइन एंड रिफ्यूज लेट मॉडिफिकेशन बी चैलेंज। मतलब उसने अगर लेट मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट कर ली तो क्या वो चैलेंज कर सकते हैं? सुप्रीम फिर कह रहा है द सीओसी डिसीजन इज फाइनल। मेरा वचन ही है मेरा शासन, आपके महाराज हैं अमरेंद्र बाहुबली सीओसी and base its commercial wisdom. Court cannot interfere. कोर्ट बीच में उंगली नहीं कर सकता। as per Regulation 39A, COC has full authority to decide how to negotiate and evaluate resolution plan. Challenge process rule clearly stated no modification after the deadline. Timeline under IBCR stick must be respected to ensure speedy resolution. Hence, COC rightly refused to accept the late modification and its decision cannot be questioned. One line summary है, COC decision to stop accepting revised plan after the deadline is valid and protected by commercial wisdom. NCLT और NCLT cannot interfere. उंगलियां नहीं करनी बीच में, उंगली तोड़ दी जाएगी अगर सीओसी के बीच में कुछ बोल दिया। बट एक बात बताऊं, आंखें बंद करके हां मत लिखाना। कई बार क्या वो पेपर में अब तुम्हें क्या कंफ्यूज करेगा कि ये प्लान इलीगल तरीके से पास हुआ, ये प्लान सेक्शन 32 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। सर 32 क्या है? अगला चैप्टर वही है, अगला चैप्टर वही है, तो वो भी एक बार देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि हर केस में ओके सीओसी कमर्शियल विजडम लिख के आना, बट एक बार पढ़ के भी आना। ये सारी जजमेंट के साथ एक लाइन जरूर लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू प्रोसीजरल कंप्लायंस 30-31। अगर उसमें कोई आपने कुछ दिक्कत की है तो फिर सीओसी की हम लेनी देनी कर सकते हैं, तो हम सीओसी की बात नहीं मानेंगे। क्या बात मेरी समझ में आती है? अब यहां पे ये तो आपको मैंने बता ही दिया जी, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। ये देखो यहां पे जी, तो यहां पे है यहां पर है सम होम बायर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैज अप्रोच रेरा। उसने रेरा को बोला, उसने रिफंड के लिए बोला कि मेरी मनी पैसा वापस करो विद इंटरेस्ट, क्योंकि बिल्डर मैं हमारे फ्लैट नहीं दे रहा। फिर ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस सेम बिल्डर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेड दोज हु वेंट रेरा फॉर रिफंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज होम बायर फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर आईबीसी। सो द क्वेश्चन बिफोर सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन ये गया कि क्या वो होम बायर फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकते हैं। सो होम बायर हु अप्रोच रेरा बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर होम बायर इन द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट कहता है जी, thus court rejected resolution professional view and gave this key finding: a notice is equal to financial creditor. Home buyer remain financial creditor under section 58 of IBC even if they went to RERA for refund. Going to RERA does not change their legal status. ये बात हमने पहले भी पढ़ा था। No discrimination. You cannot divide home buyer into two group.
those who went RERA or those who did not. Such separation is unfair, that is violate article 14. सबको बराबर का राइट मिलेगा चाहे तुम रेरा के पास गए हो नहीं गए, बिकॉज सेक्शन 238 ये हमने पढ़ा था कि ये सबको ओवररूल करता है. इज देयर एनी कंफ्लिक्ट, आईबीसी प्रीवेल ओवर रेरा. रेरा ऑर्डर इज इक्वल टू प्रूफ ऑफ डेट. रेरा का ऑर्डर ये प्रूफ ऑफ डेट है. If RERA has already ordered a refund, that order simply confirm the debt. It does not change the buyer status as a creditor. बस ये पर ध्यान दो. मतलब वो क्रेडिटर तो रहेगा, वो आईबीसी के अंदर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. रेरा को ओवर रूल करता है आईबीसी, ये बात ध्यान देना चाहिए. ठीक है जी. अब जाके फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है. अब ये चैप्टर हमारा खत्म है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया. अब इसकी मैं कुछ केस स्टडी और बनाऊंगा जी. ठीक है, इसकी मैं कुछ केस स्टडी और बनाऊंगा और आपको बना के मैं केस स्टडी दूंगा. ठीक है, आप उसमें से करेंगे, इसको केस स्टडी ट्राई करेंगे और बाकी फिर हमारा चैप्टर खत्म. अब कल वाली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है रिजोल्यूशन प्लान वाला, जो लास्ट टॉपिक है सीआईआरपी का, तो आई थिंक सीआईआरपी खत्म करने में 30 लेक्चर हमारे रिवीजन के लगे हैं. मेरे को तो रिवीजन क्या, रेगुलर ही है, तो रिवीजन तो कहने की बात हो रही है. इतना तो मेरे को लग रहा है मैंने रेगुलर के अंदर भी नहीं कराया. चलो कोई बात नहीं. ठीक है, उसके बाद भी तुम्हारे नंबर नहीं आए ना, फिर फायदा क्या. ठीक है, चलो जी. तो कल हम रेजोल्यूशन प्लान वाला करेंगे जी. ठीक है, कल हम करेंगे रेजोल्यूशन प्लान वाला. कल हम रेजोल्यूशन प्लान लास्ट टॉपिक जो हमारा इसका है उसको हम डिस्कस करेंगे जी. क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का. इसकी कुछ केस स्टडी मैं आपको बना के दूंगा, जो आप केस स्टडी एक बार ट्राई जरूर करेंगे कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. ठीक है जी. चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी कल वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह. ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच. जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी.